नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे जानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों कल की लास्ट की स्लाइड से। हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन होती है और वीमर रिपब्लिक के ऊपर जर्मनी की जनता आरोप लगाने लगती है कि आपने कंट्री को बेच दिया, आप चीटर्स हैं, आप नवंबर क्रिमिनल्स हैं, आप जो डेमोक्रेसी लेके आए हमें ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, अब हमें डिक्टेटरशिप चाहिए। तो जर्मनी की जनता जो है डिक्टेटरशिप की डिमांड करने लगती है और इसी से जर्मनी में पॉलिटिकल चेंजेस आने लगते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा जाता है तो ये 4 साल तक लड़ा जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 4 साल तक लगातार लड़ा जाता है और जर्मनी इस युद्ध को लड़ने के लिए हैवी लोन ले लेता है। उम्मीद के विपरीत होता क्या है दोस्तों कि जर्मनी हार जाता है और जैसे ही जर्मनी हारता है उसके गिफ्ट में मिलता है ट्रीटी ऑफ वर्साई, यानी वर्साई की संधि। इस संधि के हिसाब से क्या होता है, जर्मनी के ज़्यादातर रिसोर्सेज वापस ले लिए जाते हैं, प्लस जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है लड़ाई के लिए और कहा जाता है कि अब आप अलाइड पावर को कंपेंसेशन देंगे गोल्ड में। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जर्मनी जो वॉर के टाइम में हैवी लोन में आ गया था, उसके पास पैसे नहीं होते, कंपेंसेशन नहीं कर पाता, तो अब वो फ्रांस को मना कर देता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मैं आपको कंपेंसेट नहीं कर सकता। ये बात सुन के फ्रांस जो है जर्मनी का लास्ट बचा रूहर कोल माइन को अनेक्स कर लेता है और जैसे ही ये अनेक्शन होता है वैसे ही जर्मनी भयानक तरीके से अपनी करेंसीज को छापने लगता है। जर्मनी की करेंसी का नाम है मार्क। क्या नाम है? मार्क। तो एक $1 की कीमत अरबों मार्क में हो गई थी। तो यानी कि हमने क्या देखा कि जर्मनी की जो करेंसी है बुरी तरीके से गिर गई थी और ऐसी फोटोज सामने आने लगी जिसमें दुनिया देखने लगी कि यदि एक छोटी सी चीज़ भी अगर जर्मन को खरीदनी होती तो उसको खरीदने के लिए इतने बड़े बड़े बैग्स में पैसे भर के जाने लगे। तो जो अभी मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जर्मनी वॉज अंडर ह्यूज डेट क्राइसिस एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस इन गोल्ड। गोल्ड में उसको कंपेंसेशन करना था। तो 1923 में जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया और ऐसा करते ही फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया रूहर प्रोविंस को। अब जैसे ही रूहर प्रोविंस को ऑक्यूपाई किया जाता है जर्मनी रिटेलिएट करता है और रैकलेसली करेंसी छापने लगता है। इससे क्या होता है, जर्मन मार्क की जो कीमत होती है $, के मुकाबले अप्रैल में एक $, 24,000 मार्क के बराबर हो जाता है और दिसंबर में 9 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और समय आते आते ये बिलियंस में पहुंच जाता है, यानी कि एक $, की कीमत अरबों मार्क के बराबर हो जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जर्मनी में इन्फ्लेशन आ जाता है। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई बढ़ना, हाइपर इन्फ्लेशन होता है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से महंगाई बढ़ना। तो जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। ऐसी फोटोज जब दुनिया के सामने आने लगी तो दुनिया को जर्मनी पे तरस आ गया और इसी तरस की वजह से अमेरिका लेके आता है जर्मनी के लिए दावेस प्लान। तो अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि अमेरिका कितना अच्छा है जो जर्मनी की मदद करने के लिए आ गया। हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखा जाता है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये जो दावेस प्लान था ये जर्मनी को उसके लोन से मुक्त करवाने के लिए था, लेकिन इसमें अमेरिका का भी फ़ायदा था। दावेस प्लान अमेरिका लेके आया और अमेरिका ने 2 डिमांड्स रखी। पहली डिमांड ये थी कि अमेरिका जो है जर्मनी को मैसिव लोन देगा। दूसरी डिमांड ये थी कि फ्रांस जो है रूहर को छोड़ देगा, यानी विड्रॉ कर लेगा वो रूहर से और वापस रूहर प्रोविंस जर्मनी को दे देगा। तो फ्रांस विड्रॉज फ्रॉम रूहर और दूसरी डिमांड थी कि अमेरिका विल गिव मैसिव लोन टू जर्मनी। तो ये था दोस्तों दावेस प्लान। अब अगर मैं बात करूँ हाइपर इन्फ्लेशन की, तो एक ऐसी सिचुएशन जब प्राइसेस जो है फिनोमिनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, करेंसी की जो कीमत है वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है लेकिन सामान की कीमत बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, ये आता है इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। अमेरिका क्या करता है, जर्मनी की इस सिचुएशन में वो अपनी रोटी सेकने की कोशिश करता है, यानी अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। एक कंट्री के लिए पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और उसको
चीज़ों को बना के उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। ठीक है, यदि वो कोई चीज़ों को बनाएगा, सर्विसेज को बनाएगा, तो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके वो पैसा कमाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि वो किसी देश को लोन दे दे और उस लोन से जो भी ब्याज आएगा वो ब्याज उस देश की कमाई होगी। तो अगर मैं जर्मनी की बात करूं दोस्तों, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो बात ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि जर्मनी के सारे रिसोर्सेज तो खत्म कर दिए गए ना, तो इसलिए जर्मनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कर नहीं सकता। और लोन कौन देगा उसको? कोई भी नहीं, लुटा हुआ पड़ा है जर्मनी, तो उसको लोन कौन देगा? ऐसे में जर्मनी के सामने मसीहा बन के आता है अमेरिका। अमेरिका का माइंडसेट ये होता है दोस्तों कि जर्मनी को वो मैसिव लोन दे देगा, इस लोन के बदले में वो हैवी उस पे ब्याज दर लगाएगा, हैवी इंटरेस्ट रेट लगाएगा, और जर्मनी को वो हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जिससे अमेरिका की बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो अमेरिका को इसमें अपना फ़ायदा दिखा, इसलिए अमेरिका ने इंटरवीन किया और दावेस प्लान लेके आया जर्मनी को बचाने के लिए। इसने जर्मनों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए शर्तों को फिर से तैयार किया। और कैसी शर्तें? पुनर्मूल्यांकन की शर्तें। अब बात करते हैं दोस्तों दावेस प्लान की। जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन को फेस कर रहा था और इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल हेल्प ही मदद कर सकती थी, यानी बाहरी मदद ही इसको उबार सकती थी। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मैसिव लोन अमाउंट जो है जर्मनी को ऑफर की और एक दावेस प्लान लेके आया। इससे क्या हुआ कि अलाइड ऑक्यूपेशन खत्म हो गया। हो क्या रहा था दोस्तों कि जर्मनी के पास पैसे नहीं थे और वो जैसे ही देशों को मना करता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कीमत नहीं चुका सकता, कंपेंसेशन नहीं दे सकता, वैसे ही अलाइड पावर्स आती और जर्मनी के एक एक प्रोविंस को एनेक्स करने लगती थी। इससे क्या हो रहा था? धीरे धीरे जर्मनी जो है अलाइड पावर्स के गुलामी की तरफ बढ़ रहा था। तो इसको रोकने के लिए दावेस प्लान आया और अलाइड ऑक्यूपेशन रुक गया। इससे हुआ क्या दोस्तों कि 1924 से 1928 के बीच में जर्मनी एबल हो गया कि वो कंपेंसेट कर पाए, प्लस जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आने लगी और 1929 तक तो जर्मन बिजनेस पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। दावेस प्लान जो था ये इंटरिम मेजर था। शुरुआत में इसने अच्छा काम किया, लेकिन फिर क्या होता है कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है और इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से दावेस प्लान जो है फेल हो जाता है। और अब हम बात करेंगे उसी ग्रेट डिप्रेशन की। होता क्या है दोस्तों कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जो रिकवरी है, वो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के लोन पर है। अब ये लोन चुकाने में जर्मनी असमर्थ हो जाता है और वो बोल देता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। अमेरिका ने मैसिव लोन दिया था जर्मनी को, लेकिन अब जर्मनी ने मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। जैसे ही अमेरिका में ये खबर जाती है, वैसे ही अमेरिका की वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाती है। 1929 में पूरी तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था धाराशाही हो जाती है। अमेरिका अपना सपोर्ट जर्मनी से हटा लेता है और उसको लोन नहीं देता। इससे क्या होता है कि जैसे ही वॉल स्ट्रीट क्रैश होती है, लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में सेफ नहीं है और लोग जो हैं अब शेयर मार्केट में से अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं। जैसे ही लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। और जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है तो जॉब चली जाती है, लोगों के घर चले जाते हैं और अमेरिका की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो आज के अमेरिका से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल दयनीय है। ये तो थी दोस्तों अमेरिका में किस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन का असर पड़ा। अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो जर्मनी पे ग्रेट डिप्रेशन का ये असर पड़ा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अचानक से 40% तक नीचे गिर गया। जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे गिर जाता है, अमेरिका में जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 लाख के आसपास, 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। लोगों को जब जॉब नहीं मिलती तो वो क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो जर्मनी का जो यूथ था वो क्रिमिनल्स बन गया और उसकी करेंसी की वैल्यू तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो ही चुकी थी। तो इस तरीके से दोस्तों जर्मनी भी बर्बाद होने लगा था। तो डिप्रेशन के ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो जर्मन रिकवरी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। तो यूएसए की तरफ से जो लोन मिलते थे, जर्मनी की रिकवरी उस पर आधारित थी। तो जब
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया 1929 में, तो यूएसए ने जर्मनी को लोन देने से मना कर दिया। फिर क्या होता है दोस्तों कि अमेरिका के जो लोग हैं उनमें डर फैल जाता है और वो अपने अपने पैसे जो है शेयर मार्केट से वापस निकालने लगते हैं। इससे क्या होता है 1929 से 1932 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल इनकम जो है आधी से भी ज़्यादा नीचे गिर जाती है, यानी कि यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। फैक्ट्री बंद हो जाती है, एक्सपोर्ट गिर जाते हैं और लोग जो है शेयर मार्केट से अपने पैसे वापस निकालने लगते हैं। इससे क्या होता है कि द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। यूएस की इकोनॉमी पे जो रिसेशन यदि आएगा तो पूरी दुनिया पे उसका असर देखा गया था। अब जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। 1932 में जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन था वो 1929 से भी 40% नीचे चला गया, यानी कि 1929 में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था उसका भी 40% नीचे चला गया। 6 मिलियन तक लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी कि 60 लाख लोग जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए। यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगा, सेविंग्स खत्म हो गई और लोगों में प्रोलिटेरियनाइजेशन की फीलिंग आने लगी, यानी कि एक होता है प्रमोशन, दूसरा होता है डिमोशन। तो लोगों में डिमोशन की फीलिंग आने लगी, प्लस और भी ज़्यादा डर इस बात का आ गया कि अब हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे पास अब कोई रोज़गार नहीं बचेगा। अब क्या होता है दोस्तों कि जर्मनी की जो पार्टी होती है, जर्मनी की जो सरकार होती है वीमर रिपब्लिक, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सेल्फिश हो जाती है। वीमर रिपब्लिक अब धीरे धीरे करके डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगती है। वीमर रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट होता है वो सोचता है कि अब ये जो पार्टी है ये ऑलमाइटी बन जाए पूरी के पूरी जर्मनी में, यानी पूरे के पूरे जर्मनी में सिर्फ वही हो जो वीमर रिपब्लिक चाहे। तो वीमर रिपब्लिक को अब डिक्टेटरशिप पसंद आने लगी थी। पहली बात तो ये थी, ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जर्मनी का जो आर्टिकल था, आर्टिकल 48, इसने प्रेसिडेंट को ये शक्ति दे दी थी कि वो कभी भी चाहे तो जर्मनी पे इमरजेंसी लगा सकता है और सिविल राइट्स को ख़त्म कर सकता है। सिविल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी और दूसरा कि वीमर रिपब्लिक को डिक्टेटरशिप पसंद आने लगी थी। छोटे से समय में जो है बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था दोस्तों वीमर रिपब्लिक के रूल का, तो इस छोटे से समय में वीमर रिपब्लिक ने 20 से ज़्यादा बार अपनी कैबिनेट में चेंज किया और ये जो 20 से ज़्यादा बार चेंज रहा ये बस एवरेज 239 दिन तक ही रहा, यानी कि वीमर रिपब्लिक चाहता ही नहीं था कि इसके अपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी आए और कोई भी इसको हराए। तो इसलिए वीमर रिपब्लिक वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाने लग रहा था। एक टर्म आती है रिश्टैग। रिश्टैग क्या होती है? जर्मन पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों रिश्टैग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वीमर रिपब्लिक की, तो वीमर रिपब्लिक बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी कि वो लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाले। वीमर रिपब्लिक डिक्टेटरशिप की तरफ वल्नरेबल होती चली गई, उसको पसंद आने लगे डिक्टेटरशिप। एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आर्टिकल 48 ने इमरजेंसी लागू करने की शक्ति दे दी थी, लोगों के मौलिक अधिकार खत्म करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास आ गई थी। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से। लोगों को लगा कि वीमर रिपब्लिक के पास हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये जो गणराज्य है, ये जो रिपब्लिक है, पूरी तरीके से बेकार है, हमें ये नहीं चाहिए। पिक्चर में अब एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में होता है और ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तो इसको एक आर्मी मैसेंजर के रूप में नौकरी दी गई। जैसे जैसे हिटलर बड़ा होता गया, इसको रिजल्ट पता चला कि वर्साई की ट्रीटी हुई थी और उस ट्रीटी से जर्मनी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से शांति संधि थोपी गई थी। इस ट्रीटी से हिटलर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो जर्मन वर्कर्स पार्टी को 1919 में ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो इस पार्टी को हथिया लेता है और बाद में इसका नाम नाजी पार्टी रख देता है। तो नाजी पार्टी शुरू में क्या थी? जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। अब आते हैं दोस्तों हिटलर राइज टू द पावर पे।
1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और गरीबी में इसने अपना जीवन बिताया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने मैसेंजर का काम किया था और बहुत सारे मेडल्स इसने जीते थे। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था और वर्साई की ट्रीटी इसके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी, तो इससे हिटलर जो था बहुत ज़्यादा गुस्सा था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसको इसने बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम दे दिया और जिसको शॉर्ट में नाजी पार्टी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हिटलर जो था अब पिक्चर में आने लगा अचानक से। नाजी का उदय होता है। हिटलर जब पावर में आता है तो पावर में आने से पहले 1923 में हिटलर क्या करता है, हिटलर 1923 में ब्राविया को सीज करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो बर्लिन में मार्च करता है और वहाँ पे जाके वो पावर कैप्चर भी कर लेता है, लेकिन फिर फेल हो जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में फिर से रिलीज कर दिया जाता है। तो पहला अटेम्प्ट हिटलर का नाकामयाब रहता है। 1930 तक नाजी की पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट गैदर करने में फेल रही थी, लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आता है नाजिज्म एक मास मूवमेंट की तरह लोगों के दिलो दिमाग में चढ़ जाता है। नाजी का जो प्रोपेगेंडा था उसने लोगों में होप और बेटर फ्यूचर के लिए उम्मीद जगाई। बहुत ज़्यादा लोग अपनी जो वीमर रिपब्लिक था उससे उम्मीद खो चुके थे, तो अब एक उम्मीद के रूप में लोगों को हिटलर दिखाई देने लगा था। 1928 में नाजी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ उसको 2.6% ही वोट मिले, लेकिन 1932 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और 37 वोट्स के साथ ये जो नाजी पार्टी है ये लार्जेस्ट पार्टी बनके सामने आती है और इस तरीके से जर्मनी की पॉलिटिक्स में उदय होता है हिटलर का और नाजी पार्टी का। अब थोड़ी सी हम हिटलर की बातों पे भी ध्यान दे लेते हैं। हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था। वो जिस तरीके से बोलता था उससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसने बहुत सारे प्रोमिसेस किए। जब वीमर रिपब्लिक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ, उस समय पे हिटलर लोगों के सामने एक मसीहा की तरह पेश होता है। उसने कहा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग देश बनाऊंगा, वर्साइल्स ट्रीटी में जर्मनी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको मैं ख़त्म करूंगा। दूसरा कि जर्मन पीपल की जो डिग्निटी है उसको वापस लेके आऊँगा, सिक्योर करूंगा यूथ का फ्यूचर। इसी तरीके से उसने बोला कि फॉरेन जो भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को मैं वीड कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। और इसी के साथ ही हिटलर जो है एक नए स्टाइल की पॉलिटिक्स शुरू करता है और नाजी प्रोपेगेंडा कुछ ऐसा होता है जिसने हिटलर को पूरी दुनिया में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में, एक मसीहा के रूप में पेश किया। इसके बाद हिटलर डायरेक्टली जर्मनी की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है और क्या होता है उसके बाद वो हम देखेंगे कल। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।